ईशान फिर से ऊपर आया और उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन अजीब अजीब चीजें देखने के कारण उसका दिमाग अब भी घुमा हुआ था। वह नीचे आया और उसकी नजर फिर से छत से चिपके गणपत पर पड़ी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब गणपत का सिर्फ चेहरा दिख रहा था, जबकि बाकी पूरा शरीर छोटे छोटे फोड़ों से ढका हुआ था। वह बहुत ही पतली आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। ईशान ने वहां से नजर हटाई, बंगले को ताले में बंद किया और वाशी की ओर निकल पड़ा। गाड़ी चलाते समय भी उसने उस डायरी को सीने से कसकर लगाया हुआ था, लेकिन डायरी के एक महत्वपूर्ण पन्ने के निचले हिस्से में लिखी एक पंक्ति उसे अब तक ठीक से समझ में नहीं आई थी। रररर झरू 40। 2 घंटे में वह वाशी में उस दुकान पर पहुंचा, जहां उसने पावती दिखाकर दुकानदार से एक बड़ा बॉक्स लिया और फिर चलकर गाड़ी के पास आया। बॉक्स को डिक्की में रखा और वापस पवई की ओर रवाना हो गया। उसके दिमाग में कई विचार एक साथ घूम रहे थे। योजना तैयार थी, बस आधी रात को शुरू होने वाले खेल से पहले उसे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। रास्ते में उसे कुछ चीजें भी खरीदनी थी। वह सभी जरूरी सामान निर्धारित मात्रा में लेकर बंगले पर लौट आया। सावधानी से दरवाजा खोला और जो देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। गणपत का घिनौना शरीर जमीन पर पड़ा था और धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। वह अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने की आहट हुई और ईशान के आने का उसे एहसास हुआ, वैसे ही अचानक उसका शरीर फिर से झटके से ऊपर उठ गया। वह विकृत हंसी के साथ कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर ईशान के हाथ में डायरी पर पड़ी। डायरी देखकर उसे कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथों की ओर देखा, जो हाथ अभी अभी ठीक हुए थे, वे फिर से उन घिनौने फोड़ों से भरने लगे। फिर वह पास की दीवार की ओर बढ़ा और छिपकली की तरह दीवार पर चढ़कर इधर उधर घूमने लगा। यह भयानक दृश्य देखकर ईशान स्तब्ध रह गया और जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। अब वह अर्जुन के कमरे में था। डायरी अब भी उसके हाथ में थी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, लोहे की पेटी अपने आप हिलने लगी। ईशान ने उसकी अनदेखी की और जिस काम के लिए आया था वह करने लगा। लगभग 1 घंटे तक वह उसी में लगा रहा और उसी दौरान लोहे की पेटी अपने आप हिलती रही। ईशान को बहुत डर लग रहा था, लेकिन डायरी में लिखी बातों और प्रतीकों की वजह से उसे यह भरोसा था कि वह सुरक्षित है। वह कमरे में अपना काम खत्म करके बाहर निकला। उसने पहले से ही आते वक्त खाने पीने का इंतजाम कर लिया था। अब शाम के 4 बज चुके थे। वह थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए बिस्तर पर लेट गया। वह जो करने वाला था वह सही था या गलत, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन वह बस अपने मन की सुनते हुए आगे बढ़ रहा था। मौत तो वैसे भी आनी ही है, लेकिन कोशिश करके शायद मैं इससे बच जाऊं। यह सोचकर उसने आंखें बंद कर ली और उसे नींद आ गई। मोबाइल के अलार्म की तेज आवाज से उसकी आंखें खुली। उसने 9 बजे का अलार्म लगाया था, क्योंकि आगे उसे 1 घंटे और तैयारी करनी थी। उसे प्यास लगी थी। गणपत का शरीर अब पूरी तरह से उन फोड़ों से ढक चुका था, केवल उसका मुंह हिल रहा था। वह अब भी छत से चिपका हुआ था और घिनौनी आवाज में बोल रहा था। ईशान ने उसकी अनदेखी की और किचन में जाकर पानी पिया। फिर वह वापस ऊपर आया और कुर्सी पर बैठ गया। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। उसकी आंखें भारी होने लगी, लेकिन फिर भी वह खुद को जागते रहने के लिए मजबूर कर रहा था। अब रात के 2 बज चुके थे। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता था। इस डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तभी अचानक 5 घंटे पहले, यानी 9 बजे,
लगाया गया अलार्म जोर जोर से बज उठा। ईशान झटके से जागा और चारों ओर देखा। उसका दिमाग सुन्न हो गया क्योंकि अब वह अपनी उसी कोठरी में था। अभी अभी बिजली चली गई थी और चारों ओर अंधेरा था। केवल मोमबत्ती की हल्की लौ जल रही थी, लेकिन सामने अब तक वह नहीं आया था। तभी अचानक उसके पीछे घंटी बजने की आवाज आई। ईशान चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सावधानी से फिर से अपना चेहरा आगे किया और अब सामने वोलिन बैठा हुआ था। आज वह पहले से ज्यादा आक्रामक दिख रहा था। रर काग्यू ओट्री ही सतूज सस्सा। आज का खेल तुम्हारे लिए आखिरी खेल होगा। आज तुम्हें हराकर मैं तुम्हें नरक की यातनाएं दूंगा। वह तेजी से गुर्राया और ईशान की ओर घूरने लगा। उसके सुनहरे नुकीले दांतों को देखकर ईशान का खून जम गया। त्रव वव वव रर सस्सा। पिछला खेल मैंने जीत लिया था, आज की शुरुआत मैं करूंगा। वह फिर से गुर्राया। ईशान को जोर का झटका लगा। उसे इस बात की बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी कि आज का खेल वोलिन से शुरू होगा। वह सोच रहा था कि पहले उसकी बारी आएगी, लेकिन अब फांसे वोलिन के हाथ में थे और अगर उसने अपना खेल सही से खेला तो सब कुछ खत्म हो सकता था। ईशान पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। उसने जल्दी से कमरे का जायजा लिया। जो योजना उसने बनाई थी वह पूरी तरह गलत साबित हो गई थी। अब वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। वोलिन ने अपने हाथ में फांसे लिए और खड़ा हो गया। हमेशा की तरह उसने कुछ अजीबोगरीब हरकतें की और फिर फांसे फेंके। दोनों फांसों पर 6-6 अंक आए। यह देखकर ईशान की हिम्मत जवाब दे गई। वोलिन ने फांसों की ओर देखा और फिर अजीब तरह से चीखते हुए जमीन पर गिरकर लौटने लगा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। ईशान को अचानक कमरे के अंधेरे कोने में कुछ हरकत महसूस हुई और उसके सीने में तेज दर्द उठा। अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म। ईशान के दिमाग में आवाजें गूंजने लगी। तभी वोलिन जैसे दिखने वाले 5 छोटे छोटे सफेद शरीर अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ रेंगने लगे। ईशान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। वह 5 छोटे शरीर अब उसके बहुत पास आ चुके थे और अचानक उनकी चीखें बंद हो गईं। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। वोलिन, जो अब तक अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अचानक चुप हो गया। उसने तुरंत उठकर उन छोटे शरीरों की ओर देखा और गुस्से में उन पर चिल्लाने लगा। तभी जैसे ही उसने चिल्लाया, वे छोटे शरीर फिर से चीखने लगे और अचानक ईशान पर चढ़ गए। अब वह कुछ भी महसूस कर सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। फिर अचानक उसके दाहिने कंधे में इतनी तेज जलन महसूस हुई कि उसका पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन वह अब चीख भी नहीं पा रहा था। अब वे छोटे शरीर उसके शरीर पर नाखून गाड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभोई जा रही हों। खून और पसीना आपस में मिलकर बहने लगे। ईशान का पूरा शरीर खून से सन गया था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी योजना पूरी तरह से असफल हो गई है। अब न तो वह बोल सकता था, न हिल सकता था। सिर्फ उसके आंख, कान और नाक काम कर रहे थे। वे 5 छोटे शरीर उसके शरीर पर जख्म बनाकर धीरे धीरे वापस अंधेरे कोने की ओर जाने लगे। अब वोलिन फिर से खड़ा हो गया। उसने अजीबोगरीब हरकतें करते हुए एक बार फिर फांसे फेंके और इस बार भी
फांसों पर 6-6 अंक आए। अब ईशान ने पूरी तरह से आशा छोड़ दी। वह लगभग बेहोश होने की कगार पर था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन उसकी नजरें धुंधली पड़ रही थी। उसका दिमाग काबू से बाहर होने लगा। तभी कमरे के कोने में से धीरे धीरे वे 5 छोटे शरीर फिर से उसकी ओर रेंगने लगे। लेकिन ये बाकी के अजीबोगरीब शरीर कौन हैं? अब ईशान की धुंधली नजरों को एहसास हुआ कि कमरे में सिर्फ वे 5 ही नहीं, बल्कि सैकड़ों घिनौने फोड़े-फुंसी से भरे हुए शरीर मौजूद थे। ठीक वैसे ही शरीर जैसे उसने पिछली रात सपने में देखे थे। कमरा भयानक तरीके से भर गया था। छत से लटके हुए, दीवारों पर चिपके हुए और फर्श पर बैठे हुए सभी शरीर ईशान को घूर रहे थे। उनकी भयानक सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब कमरे का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। उनकी धीमी धीमी चीखें और सिसकियां ईशान के दिमाग में गूंजने लगी। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। अब वे 5 छोटे शरीर फिर से ईशान पर चढ़ गए और इस बार वे उसके शरीर के टुकड़े तोड़ने लगे। ईशान का एक कान पूरी तरह से कटकर अलग हो गया। उस दर्द की तीव्रता ने उसके अंदर तक झकझोर दिया। अब मौत बस कुछ ही कदम दूर थी। ईशान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन तभी उसके शर्ट का ऊपरी हिस्सा अचानक फट गया और उसकी छाती पर उकेरे गए वे मंत्र और पवित्र चिन्ह अचानक दिखने लगे। बस इतना होते ही वे 5 छोटे शरीर अचानक स्तब्ध हो गए। ईशान के शरीर से दूर हटकर बिना कोई आवाज किए फिर से अंधेरे कोने में चले गए। ईशान का कान आधा कट चुका था, लेकिन अचानक वह दर्द जो असहनीय था अब धीरे धीरे कम होने लगा। ईशान ने देखा कि उसकी छाती पर गुदवाए गए मंत्र और पवित्र चिन्ह देखकर वोलिन के चेहरे के भाव बदल गए थे। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देने लगी। ईशान को एहसास हुआ कि अब कमरे में वे भयानक शरीर कम हो रहे थे। अब उसे सिर्फ कुछ ही शरीर दीवारों से चिपके हुए दिख रहे थे। क्या यह सब उस चिन्ह और मंत्र की वजह से हो रहा था? ईशान को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसे एक नई आशा दिखाई देने लगी थी। वोलिन के चेहरे पर अब गंभीर भाव आ गए थे। उसने अब ईशान से नजर हटा ली, क्योंकि उसकी छाती पर बने उस पवित्र चिन्ह को वह देखना नहीं चाहता था। उसने तुरंत पट्टे के सामने बैठकर पासे फेंके। यह पहली बार था जब उसने बैठकर पासे फेंके थे। पासे गिरे और ईशान ने अपने खून से लथपथ चेहरे से उन पासों की ओर देखा और उन पर 1 से 1 अंक आए थे। यह देखते ही वोलिन के चेहरे पर पहली बार डर स्पष्ट रूप से दिखने लगा, क्योंकि अब वही 5 विकृत शरीरें आकर उसके टुकड़े टुकड़े करने वाली थीं। वोलिन विचित्र आवाज में चिल्लाने लगा। वो 5 शरीरें अंधेरे कोने से रेंगती हुई बाहर आने लगी, रुदन करते हुए, चीखते हुए। वोलिन दर्द से कराहने लगा। जैसे ही वे शरीरें उसके करीब पहुंची, वे एक एक कर उसके शरीर पर चढ़ने लगी और उसके टुकड़े टुकड़े करने लगी। उसका सफेद शरीर देखते ही देखते खून से सने मांस के लोखड़ों में बदल गया। वो चीखता रहा, तड़पता रहा। उसकी चमड़ी, उसके मांस के टुकड़े उखड़ने लगे। परंतु अगले ही क्षण वे 5 शरीरें आपस में मिलकर दोबारा वोलिन का नया शरीर बना चुकी थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ईशान की पीड़ा अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसके हाथ हिलने लगे। उसके हाथों में पासे थे। लेकिन तभी दीवारों पर चिपके हुए वे घिनौने शरीरें अब ईशान के चारों ओर जमा होने लगी। कुछ दीवारों से लटके हुए,
कुछ छत से चिपके हुए उसे घूर रहे थे। ईशान ने कांपते हाथों से पासे फेंके। 6 से 6। यह देखते ही वोलिन घिनौने स्वर में रोने लगा। मेरे शरीर की जमी हुई हरकतें और मेरी आवाज वापस आ जाए, यही पहली भावना ईशान के मन में आई। और तभी ईशान के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा समा गई। वह जोर से चिल्लाने लगा, नोरिन, कोरियन अंतर्यामी का पवित्र मंत्र। रर त्रयी क्रो गृही, रर त्रयी क्रो गृही, रर त्रयी क्रो गृही। ईशान पूरे जोर से चिल्ला रहा था, वोलिन की आंखों में आंखें डालकर। मंत्र सुनते ही वोलिन की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, उसकी माया मिटने लगी। दीवारों और छत से चिपकी वे घिनौनी शरीरें अब धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। उनकी चीखें मंद होने लगी। ईशान ने तुरंत अपनी शर्ट उतारी ताकि उसकी छाती पर बना पवित्र चिन्ह वोलिन को साफ दिख सके। ईशान मंत्र को बार बार दोहरा रहा था। अब वोलिन की ताकत पूरी तरह से खत्म हो रही थी। वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसके सफेद कानों में सुराख हो गए और कानों से खून की धाराएं बहने लगी। उसके कानों में पहने हुए कुंडल जमीन पर गिर पड़े। अचानक पूरे कमरे में लाइट जल उठी और जब वोलिन ने चारों तरफ देखा, उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं, क्योंकि पूरी दीवारों पर नोरिन, कोरियन अंतर्यामी की विशाल चित्रकारी उभर आई थी। वोलिन जहां भी देखता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने जन्मदाता नोरिन की तस्वीरें दिख रही थी। अचानक उसकी दोनों आंखें फट गईं। खून की धाराएं बह निकली। उसका सफेद शरीर अब पूरी तरह से रक्त से लथपथ हो चुका था। ईशान अब भी पवित्र मंत्र का उच्चारण कर रहा था। उसी समय घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज अब बंद पेटी के अंदर से आ रही थी। यह घंटी वोलिन के लिए नोरिन द्वारा दिया गया एक खिलौना था और वही उसकी शक्तियों का असली स्रोत था। अब वोलिन पूरी तरह से शक्तिविहीन हो चुका था। ईशान ने एक बार फिर पासे उठाए और फेंके। फिर से 6 से 6 अंक। ईशान के सामने का ठोस टुकड़ा अब सीधे खेल के मुख्य केंद्र में पहुंच गया और पूरे खेल का बोर्ड आग की लपटों में जलने लगा। हमेशा के लिए उस पेटी में कैद। और फिर कभी किसी के साथ यह खेल मत खेलना। यही विचार ईशान के मन में आया। वोलिन के शरीर से अब छोटी छोटी कई शरीरें निकलने लगी। उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। वे बिना आंखों और बिना कानों वाली रेंगती हुई काली परछाइयां अब पूरे कमरे में फैलने लगी। धीरे धीरे वे सभी राख में तब्दील होने लगी और अंत में सिर्फ एक बेहद छोटा शरीर बचा जो हथेली पर समा सकता था। वह धीरे धीरे रेंगता हुआ पेटी की ओर बढ़ने लगा। पेटी अपने आप खुल गई और वह छोटा सा शरीर रोता हुआ उसमें समा गया। पेटी बंद हो गई और घंटी की आवाज भी हमेशा के लिए बंद हो गई। ईशान खून से सने हुए हाल में वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अचानक एक तेज आवाज से वह चौंक कर जागा। उसने अपनी आंखें खोली। वह अपने ही कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। उसने सामने शोकेस की ओर देखा। वह पेटी अब बेहद छोटी हो चुकी थी, इतनी छोटी कि हथेली में समा सकती थी। ईशान ने अपना शरीर टटोला। कोई जख्म नहीं था। उसके कान भी सही सलामत थे। उसने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके बाल भी फिर से वैसे ही हो गए थे जैसे पहले थे। वह तुरंत उस पेटी को उठाकर अंगोछे में लपेटा और
नीचे आ गया। लिविंग रूम की छत पर अब गणपत का कोई भी निशान नहीं था। पूरा घर सुनसान था। ईशान ने अपनी कार निकाली और उस पेटी को एक बैग में रखकर सीधा विजापुर फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ा। वह जंगल के सबसे गहरे, सबसे दुर्गम क्षेत्र में पहुंचा और उस पेटी को जमीन के नीचे गाड़ दिया। सेक्टर 8 यानी जंगल का सबसे गुप्त हिस्सा, जहां अब वह पेटी कभी किसी को नहीं मिलेगी। ईशान कार के पास लौटा, वापस फार्म हाउस पहुंचा और बेड पर आकर गिर पड़ा। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, प्रोफेसर कपूर। ईशान ने थकी हुई आवाज में फोन उठाया। हेलो सर, मैं ही आपको कॉल करने वाला था। ईशान, अरे एक खबर देनी थी। मेरे दादाजी के परदादा का कल रात निधन हो गया। मैं तो वहां नहीं था, लेकिन नौकर कह रहा था कि वे बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। नोरिन, नोरिन, यह नाम बार बार दोहरा रहे थे। चलो, आखिरकार मुक्त हो गए, कपूर बोले। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन सर, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि आप मुझे इसी तरह की कोई खबर देने के लिए फोन करेंगे, ईशान ने कहा। ईशान, मतलब तूने चाल चली और जीत गया? लेकिन तूने यह सब किया कैसे? कपूर ने पूछा। सर, आपके यहाँ से आने के बाद मैंने आपकी डायरी के खींचे हुए फोटो कई बार देखे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं घर गया, सोचा माँ पापा से मिल लूं। वहां से निकलते समय पापा ने मुझे एक और दिन रुकने के लिए कहा। तभी माँ के मुंह से एक बात निकली कि मैं बचपन में पापा से डरकर उनकी हर बात मानता था। और वही मुझे एहसास हुआ कि वोलिन भी अपने पिता यानी नोरिन से डरता था। उसके सामने वोलिन की सारी ताकत खत्म हो जाती थी। फिर मैंने तय किया कि नोरिन के बारे में जानकारी जुटानी होगी। मैं इंटरनेशनल लाइब्रेरी पहुंचा। वहां मुझे नोरिन पर लिखा एक कोरियाई भाषा की किताब मिली। उसमें नोरिन का एक चित्र, उसका पवित्र चिन्ह और उसकी पूजा में बोला जाने वाला मंत्र मिला। लौटते समय मैंने नोरिन के बड़े बड़े पोस्टर प्रिंट करवाए और एक टैटू आर्टिस्ट के पास जाकर अपनी छाती पर वह पवित्र चिन्ह और मंत्र गुदवा लिया। फिर मैं पवई पहुंचा और अपने नौकर गणपत को गांव जाने को कह दिया। लेकिन बाद में समझ आया कि वह इंसान था ही नहीं। क्या? फिर वह एक पिशाच था, वोलिन का गुलाम। उस रात जब मैंने वह किताब पढ़ी और उसमें से मंत्र व चिन्ह डायरी में उतारा, तभी मुझे उनकी शक्ति का एहसास हुआ। मैंने पूरी दीवारें नोरिन के चित्रों से भर दी। फिर वह खेल शुरू हुआ। मैंने खेला और मरने के कगार से वापस लौटा। लेकिन वह पेटी मैंने ऐसी जगह दफन कर दी है जहां उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। ईशान वहां से अपने मुंबई के घर लौटा। प्रोफेसर कपूर ने फोन रख दिया। अपने दादा के परदादा के अंतिम संस्कार के बाद वे उस घर की उस रहस्यमय कोठरी में खड़े थे और दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे एक वाक्य को पढ़ रहे थे। रर रर झरू 40 इंच। लेकिन ज्यादा सोच विचार किए बिना वे वहां से चले गए। साल 2061। अब ईशान बुजुर्ग हो चुका था। उसके और संजना के बेटे की शादी हाल ही में हुई थी। ईशान और संजना अब जर्मनी में अपने नियमित जीवन से थोड़ा विराम लेकर मुंबई वापस आए थे। जेट लैग के कारण रात के 2 बजे होने के बावजूद वह जाग रहा था। वह लिविंग रूम में आया और कुछ पढ़ने के लिए सामने रखा अखबार उठा लिया। पहले ही पेज पर एक नए प्रोजेक्ट का विज्ञापन था। विजापुर फॉरेस्ट गेट सिटी कम बजट में शानदार सुविधाओं वाले रो हाउस। ईशान ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। 8000 स्क्वायर फीट में फैला प्रोजेक्ट। सेक्टर 8 का निर्माण कार्य शुरू।
पर वहां तो जंगल था। ये रो हाउस और निर्माण कार्य। वह पेटी मैंने 40 साल पहले वहीं गाड़ दी थी। कहीं वह किसी को मिल तो नहीं गई? क्योंकि निर्माण के लिए खुदाई जरूर हुई होगी। और सेक्टर 8, यानी वही जगह जहां मैंने उसे दफनाया था। टिंग टिंग टिंग। एक परिचित घंटी की आवाज उसके कानों में गूंज उठी और 40 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। अगले ही पल बिजली गुल हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद रोशनी वापस आई। मोमबत्ती की मंद रोशनी में जमीन पर एक छोटी सी आकृति बैठी थी, हथेली पर समा जाने जितना छोटा वोलिन। उसके सामने शापित खेल का बोर्ड बिछा हुआ था। टिंग टिंग टिंग। घंटी की वह मंद आवाज ईशान के दिल में गहरे खौफ के साए बुन रही थी। रर रर झरू 40 रत्रु मी। यह शब्द बड़बड़ाते हुए वोलिन बैठा था। हर 40 सालों में मुझे यह खेल खेलने का एक मौका दोबारा मिलता है।